हे गाइस, वेलकम बैक टू माय पाठशाला। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और जेई की। जेई का एग्ज़ाम तो आपका थोड़ा सा पहले हो जाएगा, मेनली हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी की। बट आपको जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत सेम है, तो आपको जेई में भी हेल्प मिल जाएगा। तो आप लोग साथ में लगे रहें। जो भी बच्चे जेई के हैं उनका अगर ये सिलेबस जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं अगर वो छोटा हुआ है तो साथ में पढ़ सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न। डेली जो हमारी क्लासेज चलती हैं वो चलती हैं 12 बजे। मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेज चलती हैं 12 बजे। आप डेली प्रेजेंट रहें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा और एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जो भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी या पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सारा का सारा वही चीज़ मिलेगा आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न। दशमलव हम पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में और भी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और आप लोग सैटरडे के लिए रेडी रहिए। सैटरडे को आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। अराउंड 50 क्वेश्चन रहेंगे नंबर सिस्टम से। पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे जो भी क्वेश्चन हम लेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पहले से ही, तो हमको बेसिक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमें प्रैक्टिस सेशन में क्या करना होगा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। हम सीखेंगे कि कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने बेसिक तरीका तो सीख लिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि बेसिक तरीका मालूम हो जाना और एग्जाम में सवाल को हल कर लेना एक बातें नहीं है। एग्जाम में सवाल को सॉल्व करना, जितना समय हमारे पास है उतने ही समय में उसके लिए हमें तरीके सीखने होते हैं कि किस तरीके से हमें सवाल को हल करना है। कभी कदार हमारे पास में ऑप्शन होता है, हम ऑप्शन को देख के सवाल को हल करते हैं। कभी कदार हम सवाल को बेसिक लगा के हल करते हैं। तो जब हमारे पास में जैसा सवाल रहेगा, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में हम बेसिक लगा के पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ पहले से ही लिख रखा है, समय बचाने के लिए कि आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो कितने तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है कि जो आपके फ्रैक्शन दिए होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आरोही क्रम में अरेंज करिए। उनको अरेंज करना होता है आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में, या हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम में। कभी कदार हमसे ये पूछा जाता है कि कुछ फ्रैक्शन दी होती है, हमसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। कभी कदार पूछा जाता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। कभी कदार हमें भिन्न फ्रैक्शन का जोड़ घटाना पूछा जाता है। कभी कदार फ्रैक्शंस का हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं जो अपना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 फ्रैक्शन। आज फ्रैक्शन पूरा का पूरा एक ही दिन में खत्म करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे, फर्जी की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। बट सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जो भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे मैं छोड़ता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको पढ़ना क्या है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को आप समझो कि अगर कोई नंबर है, अगर उसको मैंने बताया था जब हम नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था आपको रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो उसमें जो भी नंबर a बाई बी के फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन या भिन्न। और जो ये ऊपर वाली चीज होती है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। हिंदी में बोलते हैं अंश। जो नीचे वाली चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं हर। और यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं a बाई बी या a बटे बी या a बाई बी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, सभी को मालूम होगी, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं अगर किसी को नहीं मालूम है। कंडीशन क्या होती है कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। जो नीचे वाली संख्या है यहाँ पर b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। b कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका b जीरो हो जाएगा तो कोई भी नंबर है उसमें हम जीरो का भाग देंगे तो हमें मालूम ही नहीं है कि संख्या क्या आएगी। तो नीचे की जो संख्या होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। फ्रैक्शन में जो सवाल बनते हैं बहुत ही आसान सवाल बनते हैं। बस क्या है कि आपको समय बचाना होता है। सवाल सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपको अप्रोच इस तरीके से रखनी होती है कि जो आपका सवाल है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। एग्जाम में आपके पास में समय कम रहता है,
क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न हल करना होता है। तो हमारी जो अप्रोच होगी कि हम जल्दी से जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली चीज है कि जो भिन्न होती है वो मैंने बताया कि क्या होती है। तो भिन्नों में हमें क्या पूछा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है या घटते हुए क्रम में बताना है। तो जैसे हमें बताने के लिए हम कैसे बता पाएंगे कि कोई भी फ्रैक्शन है वो बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। कोई भी अगर फ्रैक्शन हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है आपका, जिसमें आपका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या है, सेम है। सभी भिन्नों में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिखूंगा, हर क्या है हमारा, सेम है। हर क्या है हमारा, सेम है। अगर हमारा हर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है तो जो अंश होगा, अगर अंश बड़ा है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। कंडीशन क्या है हमारा, इफ डिनोमिनेटर या हर सेम है, डिनोमिनेटर या हर सेम है, हमारा कोई भी भिन्न दिया हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, हर आपका सभी में बराबर है, तो अगर अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। अगर अंश बड़ा है, अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगा आपका, बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। अगर न्यूमरेटर छोटा तो भिन्न छोटी, अगर अंश छोटा तो भिन्न छोटी। बहुत ही सिंपल सी बात है, देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे 3/4 की बात करें तो अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो दशमलव में क्या आता है, 7/5। अगर इसको बदलें तो कितना आता है, 1। इसको बदलेंगे तो 1.25, इसको बदलेंगे तो 1.5, इसको बदलेंगे तो 1.75। आप देख रहे हो कि नंबर क्या है, बढ़ रहा है। 0.75 1 से छोटा होता है, 1 बड़ा है, फिर 1.25, ये इससे भी बड़ा है, फिर 1.5, फिर 1.75। देख पा रहे हैं कि ये सारे नंबर क्या हैं, बढ़ रहे हैं। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन बड़ी होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं नंबर लिखता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आसानी से मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इस वाले केस में हमारा क्या है, न्यूमरेटर सेम है। इफ न्यूमरेटर इज सेम, हमारा क्या है, अंश सेम है। अंश अगर समान है, अंश अगर हमारा समान है तो हर बड़ा, अगर हर बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और अगर हर छोटा तो भिन्न बड़ी। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन घटेगी, अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो फ्रैक्शन बढ़ेगी। चलो मैं 1-2 नंबर को चेक करता हूं। इसको बोलते हैं 0.75। अगर इसको मैं फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट करूं दशमलव में तो क्या हो जाएगा, 0.75। इसको करूंगा तो 0.6। आप देख रहे हो कि घट रहा है। इसी तरीके से यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। इसी तरीके से आगे की जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, घटती हुई चली जाएंगी। तो अगर हमारा अंश सेम है और अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, बदल रहा है, तो हमें मालूम चल जाता है कि अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ये जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया, जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं किसी भी सवाल में ये बताने के लिए कि संख्या आपकी बड़ी है या छोटी है। ये सबसे बेसिक तरीका है बताने के लिए कि संख्या आपकी बड़ी है या छोटी है। हम कोई भी सवाल दिया होगा उसमें क्या कर सकते हैं, अंश को बराबर कर सकते हैं या हर को बराबर कर सकते हैं। अगर अंश को बराबर कर लिया है तो हर में देख लेंगे, जो संख्या बड़ी उसका फ्रैक्शन छोटा। अगर मैंने हर को बराबर कर लिया है तो अंश में अगर संख्या बड़ी है तो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, अगर संख्या छोटी है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये सबसे बेसिक तरीका है किसी भी फ्रैक्शन को बताने के लिए कि फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात थी, हमें उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं
तीसरे पॉइंट की तरफ। जैसे हमारे पास में कोई एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/4, ठीक है, 3/4 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि अंश में 1 और हर में 1 जोड़ देते हैं। 3 + 1 4 + 1, ठीक है। अब ये जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अब क्या करते हैं, फिर से अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में 1 जोड़ देते हैं। 4 + 1 5 + 1। अब ये क्या हो जाएगा, 5/6। क्या हो जाएगा, 5/6। इसी तरीके से अगर हम आगे जोड़ेंगे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 हो जाएगा 6 और 6 में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। 5 में 1 बढ़ेगा 6, 6 में 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 7। तो 3/4 के अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें, अगर इसको हम दशमलव में बदलें तो कितना हो जाएगा, 0.75। अगर हम इसको बदलें 4/5 को तो 0.8। अगर हम इसको बदलें तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48 और 2 बचेगा, 6 × 3 = 18 और ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके इसको बदलेंगे तो 7 × 8 = 56 और 7 × 5 = 35 और ऊपर बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो अगर हमारा कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हम ऊपर नीचे सेम संख्या का सम करें, सेम संख्या, एक ऊपर भी जोड़ा, एक नीचे भी जोड़ा, एक ऊपर भी जोड़ा, एक नीचे भी जोड़ा, एक ऊपर भी जोड़ा, यहाँ पे एक नीचे भी जोड़ा। अगर हमारे पास में कोई भिन्न दिया हुआ है इस तरीके से a/b, ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर कोई संख्या c ऊपर जोड़ रहे हैं और कोई संख्या c नीचे जोड़ रहे हैं, अगर हम सेम संख्या ऊपर जोड़ रहे हैं, अगर हम सेम संख्या क्या कर रहे हैं, नीचे जोड़ रहे हैं, तो जो हमारी नई भिन्न होती है, वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। a + c / b + c हमेशा बड़ा होगा a/b से। अभी हमने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक सब में जोड़ रहे हैं, तो हमारी भिन्न क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखोगे, या आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर सवाल आपको इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम के इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम नंबर का एडिशन करें, सेम नंबर जोड़ें, तो जो हमारी नई भिन्न होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब हमारे पास में जैसे मैं लिखता हूं 3/5, 5/7, 7/9, 9/11, इस तरीके से अगर मैं लिखूं, यहाँ पे देखूं डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2, और ध्यान से देखो 3 + 5 जाने के लिए क्या किया मैंने 2, 5 से 7 जाने के लिए मैंने क्या किया 2, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी क्या है +2। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अंश में भी 2 बड़ा कर रहा हूं, हर में भी 2 बड़ा कर रहा हूं, और अंश और हर दोनों में बड़ा करने से हमारा क्या है कि नंबर जो फ्रैक्शन जो हमारी है वो सीधे सीधे क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। हमने अभी ऊपर बताया कि अगर हम सेम नंबर से अगर अंश और हर में सेम नंबर को अंश और हर में जोड़ दे तो जो हमारी नई फ्रैक्शन होती है वो पहले वाली फ्रैक्शन से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे, a/b, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, b - a। क्या उत्तर आएगा, b - a। अगर हम b + c में से a + c को घटाएंगे, b + c में से a + c को घटाएंगे, तो ये b - तो ये आपका c से c कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा, b - a। तो अगर आप देखो तो इस तरफ वाले भिन्न का भी वही वैल्यू आ रहा है डिफरेंस, और इस तरफ वाले फ्रैक्शन का भी डिफरेंस वैल्यू वही आ रहा है। तो अगर एक चीज और यहां से हमें मालूम चलती है कि अगर हमारे भिन्न इस तरीके से दिए हुए हैं, हमारे भिन्न किस तरीके से दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आप बात को समझ पाए तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। 3/5 है, 5/7 है, 7/9 है, 9/11 है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो नीचे आपका हर में से अंश को घटाओ, 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 हर में से अंश को घटाओ। अगर सभी वैल्यू क्या है, बराबर है, ये जो हमारा डिफरेंस है, ये अगर बराबर है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी अंश में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी। ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, सबसे बड़ी। अगर जो हमारा डिफरेंस हर और अंश का सभी में बराबर है, तो अंश की संख्या जो सबसे बड़ी है, जिस फ्रैक्शन में अंश की संख्या सबसे बड़ी है, वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मैं आपको सवाल बताऊंगा, एग्जांपल लिए हैं हमने बहुत सारे, तो आपको उस समय और भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत आसानी से उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी।
सेम चीज आपका घटाने में लगेगा, घटाने में क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर सपोज करो आप घटा रहे हो तो कहने का मतलब वो रिवर्स क्रम में है, तो वो वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही चीज पढ़ेंगे, हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको उल्टे क्रम में लिख के क्या कर देंगे, एडिशन हो जाएगा हमारा। तो सब्सट्रैक्शन पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, एडिशन वाला कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो जो संख्या बड़ी होगी वो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, बड़ा छोटा करने का हमारा ये सबसे सिंपल तरीका था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में कोई फ्रैक्शन दिए हुए हैं दो, तो अगर हमें बताना है दो फ्रैक्शन में इस तरीके से दिए हुए हैं a/b और c/d, हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये बताने के तीन तरीके हो सकते हैं। ये बताने के कौन कौन से तीन तरीके होते हैं। पहला क्या करो कि इसको दशमलव में बदल लो। दशमलव में बदल लोगे तो आपको आसानी से दिखेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। पहले क्या है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। कभी कदार ये बहुत आसान हो जाता है, हम सवाल में देखेंगे, हम सवालों से सीखेंगे। कभी कदार हम क्या करते हैं, अगर हम दशमलव में बदलते हैं, अगर हम फ्रैक्शन को दशमलव में बदलते हैं तो बहुत आसानी से दिख जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। दूसरा तरीका क्या होता है, बज्र गुणनखंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे डबल स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बज्र गुणनफल। इसमें क्या होता है कि जो भी दो फ्रैक्शन होती है, हम क्या करते हैं, d का इधर गुणा करते हैं, b का इधर गुणा करते हैं। a इंटू डी और b इंटू सी क्या होता है, a इंटू डी और b इंटू सी। इसके बाद में देखते हैं ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है। अगर ये वाला नंबर बड़ा है, मैं c के ऊपर b इंटू सी लिखूंगा, a के ऊपर a इंटू डी लिखूंगा, तो a इंटू डी, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ऊपर वाला अंश हमेशा ध्यान देंगे, हर से मतलब नहीं होगा। जो ये सूत्र है, जो ये फॉर्मूला है, जो ये तरीका है, वो सिर्फ ध्यान कहां पर देना है, हमें अंश पर ध्यान देना है। अगर ये संख्या बड़ी तो हमारा ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हमारी ये जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों में अगर ये बड़ा है तो हमारी ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन सबसे आसान होता है कि अगर हमारे पास में कोई दो फ्रैक्शन है तो ये बहुत आसानी से बता सकता है। जो बाकी मेथड से बताने में हमें दिक्कत होती है तब हम ये वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तीसरा जो आपका मेथड है वो है एलसीएम का। ये हम बहुत कम यूज करेंगे, फिर भी कुछ सवालों में क्या है कि एलसीएम लगा के बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, तो हम एलसीएम यूज करेंगे। जब एलसीएम जो हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, वो अगर छोटी है तो हम इसका यूज करेंगे, और बहुत बढ़ रही है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। वो जब सवाल आएगा तो हम आपको सिखाते जाएंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। बाकी मैंने आपको क्या बताया, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो मैं आपको जब सवाल आएगा तो सवाल में ही बताता चला जाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब सवाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो सभी लोग क्या करोगे कि जो भी मैं सवाल दूंगा उसको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, एक बार खुद से सोचोगे कि इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा उसे लिख लोगे और ये देखोगे कि कितना समय लग रहा है आपको, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बेसिक तरीका लगाओ और सवाल का आंसर निकालो, वो ज्यादा जरूरी है। भी पहले हमें क्या है, बेसिक सीखना है। उत्तर तो हम बाद में जल्दी जल्दी निकालना सीख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो कोई भी सवाल आप 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, बेसिक सीखना है, बेसिक पे ध्यान देना है। तो हर सवाल को आप पहले बेसिक से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो भाई, हम सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। क्या लिखा हुआ है, 5/6, 11/12, 8/9, 3 लिखे हुए हैं। 5/6, 11/12, 8/9। ध्यान से देखो तो इनका अंतर कितना है, 1, इनका अंतर कितना है 1, इनका अंतर कितना है 1। हमने क्या बताया, अगर
हर और अंश का अंतर सब में बराबर है। हर और अंश का अंतर सब में क्या है, बराबर है। एक 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 सब में क्या है, बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई 11, फिर वैल्यू क्या हो गई 8, फिर वैल्यू क्या हो गई 5। तो 11 के साथ में क्या है बटे 12, 8 के साथ में क्या है बटे 9, 5 के साथ में क्या है बटे 6। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इस तरीके से 11 बटे 12 सबसे बड़ा हो जाएगा, 8 बटे 9 उससे छोटा हो जाएगा, 5 बटे 6 सबसे छोटा हो जाएगा। इस सवाल में ये भी पूछा जा सकता था सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा भिन्न क्या है। इसमें यह भी पूछा जा सकता था सबसे छोटी भिन्न क्या है या सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें बताना है कि जो दिए हुए फ्रैक्शंस हैं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान से सवाल है। ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, 2-2, 3-3 बार एक ही साल में 2-3 पाली में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, 2-3 शिफ्ट में आपके ये पूछे हुए प्रश्न हैं और क्वेश्चन रिपीट भी करता है, नेक्स्ट ईयर में भी आता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लगता है। दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है। नंबर क्या दिए हुए हैं 1/3, 0.3 और 2/8, 2/8। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत आसान सा है। इसको आप क्या है दशमलव में भी बदल लोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, दशमलव में बदल लोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 0.33, ये क्या हो जाएगा 0.3 पहले से दे रखा है। ये 2/8 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25। हमको किस क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा होगा तो छोटे को यहाँ पे लिखेंगे 2/8, फिर 0.3, फिर 1/3। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। ये आपका क्या हो जाएगा आरोही क्रम, ये क्या हो जाएगा आपका आरोही क्रम। ये भी आपका 2016 और 2017 दोनों में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। फिर से हमें क्या बताना है, आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो चलो भाई मैं नंबर लिख लेता हूं 2/3, 3/4, 4/5, 1/2। जैसे ही मैंने लिखा वैसे ही हमें दिख गया सबका डिफरेंस क्या है 1 1 1 1। तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। तो सबसे पहले 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। बहुत आसान से बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सभी इसको सॉल्व करेंगे। दिए गए भिन्नों के लिए सही आरोही क्रम कितना है। हमको फिर से क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो भिन्न में जो अंश हैं और जो हर हैं वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। अब अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब आपको क्या लगाना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि सवाल क्या करता है आपको ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कराएगा, आपके पास में ये भी चेक करेगा कि कितना दिमाग है और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे 22/7 है, 22/7 क्या 1 से बड़ा है? हाँ 22/7 1 से बड़ा है। 13/17 क्या 1 से बड़ा है? नहीं, ये 1 से छोटा है। 11/19 1 से बड़ा है? नहीं भाई, ये छोटा है। उसके बाद में 2/3 क्या आपका 1 से बड़ा? नहीं, ये क्या है 1 से छोटा है। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये भिन्न सबसे बड़ी है, ये भिन्न क्या है सबसे बड़ी है। अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन में अगर आपको क्या देखना है 22/7, 22/7, तो पहला तो ऐसे सीधे सीधे हट गया। पहला क्या है सीधे सीधे हट गया है। आपको क्या बताना है, पहला हट गया है, बाकी 3 22/7 क्या होने चाहिए सबसे बड़े होने चाहिए। ठीक है, अब क्या बचा है आपको 3 ऑप्शन बचते हैं। 11/19 वाला ऑप्शन बचता है, 2/3 वाला बचता है और ठीक है क्या बचता है 2/3। मैं लिख लेता हूं 2/3, फिर है 11/19, फिर क्या है 13/17, 13/17। और अगर ध्यान से देखोगे तो 11 से 13 2 अंक बढ़ रहा है और यहाँ क्या है घट रहा है। यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ क्या कर रहा है घट रहा है। अगर आपका अंश बढ़ रहा है, हर घट रहा है। अगर जैसे मैं ऐसे लिखूं 3/4 है, मैं इसको क्या करूं बढ़ा दूं 3/4, इसमें 1 जोड़ दूं और इसमें 1 क्या करूं घटा दूं। तो
तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3। तो जो नया नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो अगर 11 और 19 और 13 17 की बात करें तो 13 17 हमेशा क्या रहेगा बड़ा रहेगा। 13 17 हमेशा क्या रहेगा बड़ा रहेगा। 13 17 क्या रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा। अब हमारे पास में सिर्फ और 2 नंबर बचे 2/3 11/19। अगर हम इसमें बता पाए कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या बताया 2 फ्रैक्शन है, बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो। तो 19 दूना 38 और 11 तियां 33। तो हमें मालूम चल गया कि जो 11/19 है वो सबसे छोटा है, 2/3 उससे बड़ा है, 11/19 सबसे छोटा है, 11/19 सबसे छोटा है। हमें सीधे सीधे एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 11/19 सबसे छोटा है। 11/19 सबसे छोटा हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है 11/19, 11 तियां 33, 19 दूना 38। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सीधे सीधे सही हो जाएगा। नहीं तो हमें फिर से एक बार चेक करना पड़ता है जो बड़ा है वो तीसरे वाले से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बी होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में बताना है। हमें क्या बताना है, ये जो भिन्न है इनको आरोही क्रम, फिर से क्या बताना है बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 11/17, 41/63, 3/7, 21/29। एक चीज आप हमेशा याद रखा करो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5। अगर इसको बढ़ाते हैं तो वो 0.5 से कम होता है, अगर इसको घटाते हैं जैसे मैं और तरीके से लिख सकता हूं 2/4 लिख सकता हूं, 4/8 लिख सकता हूं। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी सब 0.55 के बराबर होगी। क्या होगी 0.55 के बराबर होगी। अगर अब मैं क्या करूं 8 को बड़ा करूं, अगर मैं सिर्फ 8 को बड़ा करूं, जैसे ही ये वैल्यू बड़ी करूंगा इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी होगी। तो अगर मैं 8 को 9 करूंगा तो वो 0.5 से कम होगा, अगर मैं 8 को 7 से 7 करूंगा तो 0.5 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट कितना आसानी से आपको काम आएगा और कितने आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो 11/17 ये 2 गुने से कम है, ये 2 गुने से कम है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 5 से ज्यादा है। ठीक है, 41/63, 41/63 ये आपका क्या है 41 दूना 42, मतलब 0.5 अगर डबल होता तो 82 होना चाहिए था, ये भी क्या है आपका 0.5 से बड़ा है। 3/7, 3 दूना 6, 6 में एक बढ़ा दिया है, 6 में क्या किया है बढ़ा दिया है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है घट जाती है, तो ये क्या है 0.5 से कम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 0.5 से छोटा हो जाएगा। फिर से 21 29 बहुत कम कर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया। अगर ये बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है तो ये वाली वैल्यू भी क्या है 0.5 से बड़ी हो जाएगी। तो 3 वैल्यू क्या है 0.5 से बड़ी है, एक वैल्यू क्या है आपकी 0.5 से छोटी है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। हमें ये मालूम चल गया कि ये संख्या सबसे छोटी है, 3/7 क्या है सबसे छोटा है, तो हमारा ए और बी आंसर तो सीधे सीधे गलत हो गए। ठीक है, ए बी सीधे सीधे गलत हो गए। अब बचे हमारे पास में 2 ऑप्शन सी और डी। तो हम ये देख लेते हैं जो हमारे ऑप्शन में नंबर दिए हुए हैं, बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है, जो सबसे आखिरी में नंबर दिए हुए हैं उसमें कौन सा बड़ा है। एक में लिखा हुआ है 21/29 और एक में लिखा हुआ है 41/63। अब हमें यहाँ पे देखो क्या है कि सारे नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले क्या किया सबसे छोटा निकाला, उससे 2 ऑप्शन हट गए। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही वाले क्रम में आंसर हमारा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एलसीएम ले लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आसान तरीका है, एक बार में आंसर आ जाता है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ू। अब यहाँ से देखो 3 चौक 12, 6 दूनी 12 बहुत पास में नंबर है, क्या है बहुत पास में नंबर है, तो हम अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते, इनको 60 इसको 20 इसको 30 इसको 40 नहीं ले सकते, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा पास में है। हमें देखना पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। चलो एक और तरीका आज यहाँ पे सीख लेते हैं, गुणा करने जा रहे हैं तो इतना टाइम तो होता नहीं 21-63 का गुणा। भाई गुणा करने के भी छोटे छोटे तरीके होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने भी बड़े बड़े गुणे होंगे उनको आप छोटे से कर सको। बट आज क्या है 2 नंबर्स के फ्रैक्शन है, 2 नंबर से ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम आज सीख लेते हैं जो हमारा आज काम आ जाएगा। जैसे हमारे पास में 2 नंबर लिखा हुआ है 21 और 63, अगर कोई भी 2 अंक के इधर 2 अंक के इधर अगर इनको गुणा करना है तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं क्या करना होता है। इसको इसमें गुणा करो, ठीक है,
यहां पे लिखो 3 एकन 3। अगर हासिल भी आएगा, जैसे यहाँ पे 4 3 12 होता है तो 2 यहाँ पे लिखते हैं और 1 हासिल लगाते हैं। यहाँ पे हासिल नहीं है तो हासिल मैंने क्या लिखा 0। अब मैं क्या करूंगा, इसका इसमें गुणा करूंगा, इसका इसमें गुणा करूंगा और दोनों को क्या करूंगा जोड़ दूंगा। 3 दूना 6, 6 + 6 12 और 12 में ये भी जोड़ दूंगा। अगर हासिल रहता तो ये भी जोड़ देता। 12 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 12। हासिल क्या आया 1, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा। 6 दूनी 12, 12 में एक ये जो था उसको जोड़ दूंगा तो जो हमारी संख्या आ जाएगी क्या आ जाएगी 1323। मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरे वाले के केस में है 29 × 41 करना है। क्या करना है 29 × 41, 29 और 41 ऐसे लिखा। क्या करना है, इसको इसमें गुणा करना है, यहाँ पे लिखना है 0। ठीक है, इसको यहाँ पे गुणा करना है, इसको यहाँ पे गुणा करना है, दोनों को जोड़ देना है। 2 एकन 2, 9 चौक 36, 36 + 2 कितना हो गया 38। 38 में 8 को यहाँ लिखा, 3 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। फिर 4 × 2, 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया। इस पे आ गया 1189। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारी फ्रैक्शन बड़ी है वो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है 21/29। देखो हम आपको समझा रहे हैं तो इतना समय ले रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में ये सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। सबसे पहले आप सवाल को देखते समझ जाओगे कि 3/7 सबसे छोटी है, ऊपर के 2 आपने हटा दिए। सीधे सीधे ये देखोगे ये 2 फ्रैक्शन वैल्यू बची हैं, इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। सीधे सीधे इसका इसमें गुणा निकालोगे, इसका इसमें गुणा निकालोगे, जो वैल्यू बड़ी आ गई वो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो गया। मुश्किल से 3-4 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ज्यादा पूछा भी गया था। ठीक है, जो टफनेस का लेवल होगा किसी भी फ्रैक्शन के सवाल में वो यहां तक जाएगा। जो अभी पिछला सवाल था इसके ऊपर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आपका समय फिर बहुत ज्यादा लगने लगेगा। ठीक है, फिर से हम सवाल पे आ गए। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर। भाई इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, या तो सीक्वेंस निकाल लो, सबसे छोटा आ गया सबसे बड़ा आ गया, हम बता देंगे। चलो पहले जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। 3/5 है, 5/9 है, 7/9 है और क्या है 2/5 है। यहां पे एक अच्छी बात दिख रही है 5 9 9 5 है। एलसीएम लेके क्या है हमारा काम आसान हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं होगा। इनका एलसीएम कितना आएगा 45, तो हम क्या करेंगे सब में 45 का गुणा कर देंगे। जो हमारा एलसीएम रहेगा उसमें सब में सारे भिन्न में उसमें क्या करेंगे गुणा करके लिख लेंगे, और जो बड़ा आ जाएगा वही वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। 45 का गुणा करेंगे तो 9, अगर मैं यहाँ 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45 का मैंने क्या किया है गुणा कर दिया है। ठीक है, 2 × 45 है। अब 5 9 45, यहाँ पे कितना आ गया 27। इसी तरीके 9 × 45 यहाँ पे कितना आ गया 25। इसी तरीके 9 × 45 यहाँ पे कितना आ गया 35। इसी तरीके 9 × 45, 5 9 45, 9 दूनी 18। बस हमारा काम आसान हो गया। सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई ये, और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो गई ये। जो बड़ा वो संख्या बड़ी, जो छोटा वो संख्या छोटी। तो जो हमारा फ्रैक्शन था क्या था 7/9, और जो ये वाला फ्रैक्शन था ये कितना था 2/5। हमसे क्या पूछा था इन्हीं का अंतर पूछा था। हमसे क्या पूछा था इनका अंतर पूछा था। चलो भाई निकाल लेंगे। 5 7 35, 9 दूनी 18, 35 - 18/45। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप। 15 में से 8 गया 7, वैसे भी 18 × 36 होता है, एक कम है तो 17 हो गया। 17/45 उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। बहुत ही बेसिक से सवाल है, बहुत ही बेसिक आपके कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप समझ पा रहे होंगे आप देख के कि हम कहां पर एलसीएम, कहां पर वज्र गुणनखंड, कहां पे दशमलव का यूज कर रहे हैं। ये आपको सवाल के हिसाब से समझना होता है। ऐसा नहीं कि हर सवाल में आप दशमलव लगा सकते हो, हर सवाल में एलसीएम लगा सकते हो, हर सवाल में वज्र गुणनखंड लगा सकते हो। अगर यहाँ पे आप वज्र गुणनखंड लगाओगे तो भी हो जाएगा बहुत आसानी से। आपको वैसे भी आप बता पाओगे 2/5 और 3/5 में छोटी कौन सी है 2/5, 5/9 और 7/9 में बड़ी कौन सी है 7/9। बस आपको ये देख लेना है कि 7/9 और 2/5 में छोटा बड़ा कौन सा है, बस ऑटोमेटिक मालूम चल जाता है। 2/5 आपका छोटा है, 9/7 आपका क्या है बड़ा है, तो 7/9 में से 2/5 को आपको क्या कर देना है घटा देना है। बहुत आसान सी चीज है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो इनको वैसे ही ओरली सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर लोगे। अगर आपका हर सेम है तो 7 बड़ा हो गया तो अंक बड़ी हो गई। फिर 3/5 और 2/5 में हर आपका सेम है तो अंश छोटा है तो भिन्न छोटी हो गई, तो 2/5 छोटा हो गया। अब हमें मालूम चल गया पहले वाले में 2/5 छोटा है और दूसरे वाले में 7/9 बड़ा है।
तो हम सीधे सीधे छोटा और बड़े का कंपैरिजन कर लेते हैं, उसमें जो बड़ा होता है उससे भी हमें मालूम चल जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? चलो भाई लिख लेते हैं 8/19, 9/22, 10/23 और क्या लिखा हुआ 11/24। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो हमें नहीं मालूम चल रहा है कि 8 से 9 गया है, 19 से 22 चला गया है, बट आगे देखो तो एक यहाँ बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ रहा है। अगर सबका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? ये 13 आएगा, ये भी 13 आएगा और ये भी कितना आएगा? 13 आएगा। तो हमने क्या क्या कहा है कि जब आपका डिफरेंस सेम आ जाए, जब आपका हर और अंश का डिफरेंस सेम आ जाए, तो अगर अंश बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी, तो सबसे बड़ा इन तीनों में ये वाला हो गया। इन तीनों में मैं आसानी से बता सकता हूं कि ये वाली फ्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ी है। अगर मैं इन तीनों में बता पा रहा हूं सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है, तो ये दोनों तो छोटी हो गई और हमको बताना क्या है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन। एक ये बचा है, एक ये है, बस हम इन दोनों में चेक कर लें कि हमारा फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है। 8/19 बचा है हमारा और 11/24 बचा है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे आसान, अब यहाँ पे इसको आप दशमलव में बदलोगे तो दिक्कत है, एलसीएम लोगे तो दिक्कत है, तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे और आसानी से उत्तर आएगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19 और 19 एक्कन 19, 19 हासिल आया एक, 19 एक्कन 19 और एक 20, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी? बड़ी। तो जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, जो सबसे बड़ा भिन्न है, वो क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? डी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इस बार हमें क्या बताना है? सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, लिख लेते हैं 3/5 है, 5/6 है, 2/3 है और क्या है? 4/5 है। इसमें अंतर 2 का है, बट इसमें 1 का है, इसमें 1 का है, इसमें 1 का है। तो अगर हमसे सबसे छोटा पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे छोटा। तो अगर डिफरेंस आपका सेम है, 1 है, 1 है, 1 है, अगर डिफरेंस सेम है तो क्या है? सबसे छोटा वो होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा इसमें से क्या हो गया? 2/3। इन तीनों में सबसे छोटा 2/3 हो गया, इन तीनों में सबसे छोटा 2/3 हो गया। तो बाकी जो 2 बचे हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। अब एक अंक ये बचा 3/5, एक अंक ये बचा 2/3। इन दोनों में हमें क्या देखना है? आप चाहे इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लें, चाहे फ्रैक्शन से निकाल लें, चाहे एलसीएम से निकाल लें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दशमलव में करते हैं 5/36 और ये क्या होता है? 0.67। आप किसी भी तरीके से ये वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही बेसिक था, बहुत आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें भी क्या बताना है आपको? न्यूनतम बताना है। इसमें क्या बताना है आपको? न्यूनतम बताना है कि सबसे न्यूनतम कौन सा होगा। 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/11। यहाँ पे हमें बहुत आसानी से दिख रहा है कि अंश सारे क्या है? सेम है। अगर आपका अंश सेम है तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी। तो सब में 3 है तो सबसे छोटा बताना है, तो जिसमें हर की वैल्यू सबसे बड़ी है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 3/11 में 11 सबसे बड़ा है, तो हमारा जो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा वो 3/11 हो जाएगा। पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, अब थोड़ा सा और अलग टाइप का आया है। हमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 और 7/8 के बीच पड़ता है? 3/5 और 7/8 के बीच में पड़ता है। दो तरीके से करेंगे। जैसे ही ये मिलेगा इसको हम क्या करेंगे? दशमलव में भी बदल लेंगे। क्या करेंगे? दशमलव में। ये है 0.6, ये होगा 8 9 72, 8 से कम 8 8 64, 64 के बाद में 6 बचा, 8 7 56, फिर 8 बचे 40, 0.875 है। ये है 0.6, 0.875। ये आप सेफ्टी के लिए लिख लोगे। अगर आपको नीचे समझ में नहीं आ रहा है, दशमलव में बदल के कर सकते हो तो हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक 4/7 है, एक 6/7 है, एक आपका 8/9 है और एक क्या है? 12/13 है। तो अगर आप 7/8, 8/9, 6/7, 12/13 में देखो तो सबका डिफरेंस क्या है? 1 1 1 1। अगर इन सबको देखो तो सबका डिफरेंस 1 है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो गई? 6/7 हो गई। तो 7/8 से 8/9 बड़ा होगा, 12/13 बड़ा होगा। ये दो ऑप्शन आपके क्या हो गए? गलत हो गए। 4/7 देखो तो ये 0.5 के पास में आता है। क्या है? 0.5 के पास में आता है। तो 0.5 के पास में आता है और ये क्या है? इससे छोटा है। ये क्या है? इससे छोटा है। तो ये हो सकता है, ये क्या है? 6/7 हो सकता है। तो इसको देख लो एक बार क्या वैल्यू आएगी।
7 9 63, 9 ज्यादा हो गया, 7 8 कितना हो गया 56। तो ये दिख रहा है कि 0.6 से ज्यादा है और इससे छोटा है, तो ये क्या है आपका बीच में आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक कॉन्सेप्ट से आप सवाल को पकड़ लो और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। या तो आप 10 मिनटों में इस सवाल को बदल लो तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है कि 6/7 7/8 से छोटा है थोड़ा सा, तो बस 6/7 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच के आने वाली परमेय संख्या कौन सी है। 2/4 की बात करें तो ये किसके बराबर है, 1/2 या 0.5 के बराबर है। दूसरी क्या है 6, 0.6 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6/10 होगा या 3/5 होगा। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है आपका 2 है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में क्या है 11/25 है, 11 क्या है 25 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, तो हमारी जो संख्या होनी चाहिए 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 0.6 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। 11/25, 11 दूना 22, ये बढ़ रहा है तो वैल्यू 0.5 से कम हो जाएगी, ये बाहर हो गया। 3/4, 3/4 0.75 होता है, डायरेक्ट बाहर हो गया। 11/4 तो बहुत ही बड़ा है, बाहर हो गया, तो उत्तर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 21/40। वैसे भी आप देखो तो ये 0.5 तब होता है जब ये 20/40 होता। अब इसको बढ़ा दिया है तो भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी, तो 0.5 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो यही वाली संख्या क्या है इसके बीच में आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात थी, बहुत ही बेसिक सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इजी सवाल है। आप क्या करोगे कि एक बार वीडियो को पॉज करोगे, खुद से सवाल को लगाओगे, आ गया अच्छी बात है, उसके बाद में आप फिर को सोल्यूशन को देखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सरल करें, अब हमें क्या है थोड़ा सा जो फ्रैक्शन है सिंप्लीफिकेशन भी साथ में ही देख लेते हैं, ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन भी साथ में पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/5 भागित 5 सही 1/4। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बहुत छोटा सा बेसिक है, अगर किसी को वो फ्रैक्शन का बेसिक नहीं मालूम है तो मैं उसे बता देता हूं, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 3 सही 1/4, क्या लिखा है मैंने 3 सही 1/4, इसका मतलब क्या होता है 4 को 3 में गुणा करना होता है, फिर ये वाली संख्या क्या करनी होती है जोड़नी होती है। 4 3 12, 12 + 1 13, 13/4। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13/4। अगर आप इसको भाग दोगे तो 4 3 12, 3 बार पूरा जाता है, शेषफल कितना बचता है 1, और यहाँ पे उसे लिख देते हैं। एक तो ये तरीका हो गया है। दूसरा इसको लिख सकते हैं 3 + 1/4। मैं क्या कर सकता हूँ 3 को अलग लिख सकता हूँ, 1/4 को अलग लिख सकता हूँ। अभी भी अगर आप देखोगे तो एलसीएम आएगा 4 और 4 3 12, यहाँ पे 1 यहाँ पे, और वैल्यू क्या जाएगी 13/4। तो अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जहां पर जैसी जरूरत होगी हम उस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन है, अगर आपका मल्टीप्लीकेशन है तो आप 13/4 वाला यूज करोगे। अगर आपका एडिशन होता तो 3 + 1/4 वाला यूज करते। ये आप तब यूज करोगे जब एडिशन आएगा, ये तब यूज करोगे जब आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा। ये आपको तब यूज करना है जहां जोड़ आएगा, और ये आपको तब यूज करना है जहां पे गुणा या भाग आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बहुत ही बेसिक सी बात थी। अब इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्या लिखा हुआ है 8 सही 1/3, 8 त्रिक 24, ये हो गया 24 + 1 25/3 गुणा 4 5 20, 20 1 21/5। यहां पे क्या लिखा हुआ है भाग का साइन, भाग का साइन लगा हुआ है। तो अगर हम भाग का साइन लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, चलो पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 5 20 1 21/4, क्या हो गया 21/4। अब सीधा सीधा है, आप बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास का रूल होता है, इसको फॉलो करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में आपको फॉलो करना होता है। ये मैं आगे आपको बता दूंगा, बट आप ये समझो कि ये रूल लगाना है। लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो आपको दिया जाता है कि पहले क्या करना चाहिए, तो गुणा और भाग अगर दिया हुआ है तो आप कोई भी पहले लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इसमें भाग दे दो फिर गुणा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको इसमें गुणा कर दो फिर भाग दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां कहीं पे भी अगर आपको फ्रैक्शन में भाग मिले तो आपको क्या करना होता है कि इसको गुणे में कन्वर्ट करना होता है और फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/3 21/5
गुणे 4/21। इस तरीके से इस फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं। इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 से 21 कट गया, 5 × 25 कट गया, 5 × 20/3 आ गया। आपका क्या आ गया 20/3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 6 = 18, 6 बार चला गया, 2 से इसफल बचा, 6 सही 2/3। जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, इतना आपको सीखना ही पड़ेगा, इतना क्या करना पड़ेगा आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इतना आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है 7/5 प्लस 31/21 प्लस 23/52। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो इसमें क्या है फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं, फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं, तो आप सीधे सीधे सवाल को देख के और सवाल को सॉल्व करने में जुट गए। जैसे ही आप सवाल को सॉल्व करने जुट जाओगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कितना समय लगना है। अगर यहीं पर अगर आप ऑप्शन चेक कर लो एक बार, अगर ऑप्शन चेक कर लो तो हो सकता है कि जो आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो, गुना भाग करने जा रहे हो, वो थोड़ा सा बच जाए। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो नीचे जो एलसीएम वैल्यूज लिखी हुई हैं वो बहुत बड़ी हैं। कहने का मतलब वो सीधे सीधे तीनों संख्याओं का गुणा हो रहा होगा। जो नीचे एलसीएम वैल्यू हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। अगर वो बड़ी हैं इसका मतलब क्या हो रहा होगा तीनों संख्याओं का गुणनखंडी नीचे आ रहा होगा। वैसे 26 दूना 52, 7 त्रिक 21, 5 सब अलग अलग हैं, 13 चौको 52 सब क्या है अलग अलग है। तो मतलब पूरा का पूरा क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। सारी संख्याएं अलग अलग हैं, सबका एलसीएम गुणा से आएगा। 5 × 21 × 52 एलसीएम जो है वो सब में अलग अलग है। पहले वाले में 56 40 है, दूसरे वाले में 54 60 है, तीसरे वाले में 47 80 है, 47 80 और आखिरी वाले में भी 47 80 है। तो पहले चलो देख लेते हैं कि हमारा जो एलसीएम है, और वैसे भी दिख रहा है 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 500 के ऊपर ही जाना चाहिए, 500 के ऊपर जाना चाहिए। तो नीचे वाले 2 ऑप्शन गलत हो गए, नीचे वाले 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अगर इन तीनों का आपस में गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 के ऊपर और 10 × 5 = 50, ये 5 के ऊपर जाना चाहिए। जो आप संख्या देख रहे हो 47 लिखा हुआ, ये 50 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाले 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे ऐसे ही कैंसिल हो गए, नीचे वाले ऑप्शन हो नहीं सकते। तो बस ऊपर में जो एलसीएम लिखे हुए हैं वैल्यूज वो अलग अलग लिखी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इन तीनों का आपस में गुणा करके चेक कर लेंगे, हमारा उत्तर जो आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 21 और 52 को आपस में गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 का गुणा कर लेंगे। 21 और 52 का आपस में गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया है 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4 5, 4 5 9, 5 दूना 10, 1092 यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या करना है 5 का गुणा कर देना है, 5 दूनी 10, 5 × 45, 1 46, 0 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 × 1 5, तो 5460 आपका जो उत्तर आएगा नीचे एलसीएम वो आएगा 5460, 5460। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो सीधे सीधे बी हो जाएगा। इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इस तरीके के जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बिना वजह का आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या दिया हुआ है सरल करें, 3/7 सही 1/3, 3/7 सही 1/3 प्लस क्या दिया हुआ है 3/3 सही 1/7। इस तरीके से हमारे पास में 2 संख्याएं दी हुई हैं, हमें इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो हम पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे 7 त्रिक 21 1 22/3 क्या हो जाएगा 22/3, और ये वाला जो 3 है ये कहां चला जाता है ऊपर चला जाता है, ये वाला 3 कहां चला जाता है ऊपर। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है a/b/c, a/b/c, तो ये वाला जो c है ये कहां चला जाता है ऊपर हो जाता है, तो ये होता है a × c/b। अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, आगे एक सवाल आएगा तो मैं इससे रिलेटेड और भी चीजें बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आज मैं इसे इतना क्लियर कर दूंगा कि आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 त्रिक 21 1 22/3, 3 ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया 9/22। ठीक है, फिर अगले वाले सवाल में क्या है प्लस 3 7 21 1 22 और ऊपर 7 चला गया तो 7 त्रिक 21 हो गया और यहां पे फिर से क्या आ गया 22। देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 21 + 9 कितना हो गया 30, और नीचे एलसीएम सेम है तो 30/22, या अगर आप और छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा 15/11।
क्या जाएगा 15/11। अगर आप और सवाल को सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 1 सही 4/11, एक बार जाएगा 4 आपका हासिल बच जाएगा, तो 1 सही 4/11। तो जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो भी मैंने सवाल लिए हुए हैं सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। क्या करना है यही मैं बताने जा रहा था। ये देखो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि अगर A/B/C लिखा है तो इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो इसको लिख देते हैं A/C/B, A/C/B। ये हमेशा तभी लिखा जाता है जब ये आपका ब्रैकेट में होता है। ये जब आपका ब्रैकेट में होता है तो ये सही है। अगर ये आपका ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है तो आप स्टार मार्क कर लो, कॉपी में स्टार मार्क कर लो। और याद रखो कि अगर A/B/C लिखा हुआ है सीक्वेंस में और कोई भी चीज़ ब्रैकेट में नहीं दी है, अगर ब्रैकेट में नहीं दी है तो प्रश्न का मतलब होता है कि आप इसी सीक्वेंस में सॉल्व करो। किस सीक्वेंस में सॉल्व करो, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है। पहले A में B का भाग देना है, फिर जो आएगा उसमें C का भाग देना है। दूसरा तरीका समझने के लिए यह है कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये लिखा हुआ है A/B/C। हमने आपको क्या बताया है कि अगर भाग को गुणे में चेंज करना है तो इसको क्या कर देना होता है, रिवर्स। ये B/A है, ये C/1, B/1 है, ये C/1 है। तो अगर भाग को गुणा में चेंज किया है तो इसको क्या लिखोगे 1/B। फिर भाग को गुणा में चेंज किया है तो क्या लिखोगे 1/C। तो ये उत्तर है, ये आएगा A/B/C। ये उत्तर जो आएगा ये आएगा A/B/C। ये उत्तर A/C/B नहीं आएगा। इस चीज का आप बहुत ध्यान दोगे। सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं, इसको A/C/B लिखने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको कोई नहीं बताएगा, हमें मालूम है। इवन दो लोगों को खुद नहीं मालूम होता है कि इसका मतलब क्या है। अगर उन्हें खुद नहीं मालूम है तो वो आपको क्या बताएंगे। तो आज आप ये सीख लीजिए कि अगर A/B/C लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है A/BC, ना कि AC/B। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि बस साइन आपको चेंज करना है। 4/28 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भागित का निशान लिखा हुआ है, 28/35 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, गुणा करना है। इसको क्या लिखना है 35/28, ठीक है। आगे बढ़ना है, फिर क्या करना है, इसको गुणा में कन्वर्ट करना है। 112 क्या लिखना है 20, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 7 चौक 28, 7 पना 35, कट गया। 4 से 4 कट गया, फिर 5 से यहाँ पे कट गया 4। अगर आप फिर से इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। ये 28 से 28 सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। जो आपका उत्तर आ गया वो क्या आ गया, सिंपली 1। सब कुछ कट गया, जो उत्तर आ गया वो क्या आ जाएगा आपका 1। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ही सिंपल सी बात थी। उम्मीद है कि सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बताना है हमें, सेम सवाल है। 26064 बटे क्या लिखा हुआ है 543 बटे क्या लिखा हुआ है 8। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना होगा, पहले इसका भाग देना होगा, फिर इसका भाग देना होगा। या आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो 26064 अपॉन में 543 इंटू 8। अब इसके बाद में क्या है, ऑप्शन भी देखना है भाई। जैसे बड़ा कैलकुलेशन आएगा वैसे ही ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने तो लगना नहीं है। तो आप देखो कि बहुत बड़े बहुत दूर दूर तक आंसर दिए हुए हैं। एक 384 है, एक 348 है, एक 60 है, एक 6 है। तो चलो भाई पहले सिंपली 8 से काट के देखते हैं, क्योंकि कहीं नीचे 8 आ नहीं रहा है। 8 से काट के देखते हैं। 8 त्रिक 24, 2 बचा। 8 दूनी 16, 20 था, 4 बचा। अगर किसी को नहीं मालूम है तो आराम से मैं करके दिखा देता हूं। 2664 इसमें 8 का भाग दे रहे हैं। 8 त्रिक 24, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 आया, फिर 6, 8 बचे 40। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 6 आया, 64, 8 अट्ठे 64। तो 3258 बटे 64 कितना आएगा, 3258 बटे 64। 3258 बटे 64 कितना आ जाएगा, 3258 बटे 64। सॉरी 3258 बटे, ये जो कट, ये पूरा का पूरा कैंसिल कट जाएगा, 64 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका शेषफल आएगा, सॉरी भागफल आएगा, ये जो आपका क्वोशेंट आएगा भागफल आएगा, ये कितना आएगा 3258 बटे 543।
अगर आप यहां से देखो, अगर आप यहां देखो, ये 4 संख्या है, ये 3 संख्या है, ये 4 संख्या है, ये 3 संख्या है, तो जो उत्तर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या में आएगा। किसमें आएगा? एक संख्या में। और देखो इसमें 6 का गुणा करके देख लो, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 1 25, 6 पचे 30, 30 2 32, 3258 आ रहा है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बड़े दो आ नहीं सकते, ए और सी में चेक करना था, 60 आएगा नहीं, उत्तर क्या आ जाएगा? आपका 6। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था, आपको सिर्फ एक बार 8 से भाग देना था और आंसर आपको मालूम चल जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लिखा हुआ है? 3/2 प्लस 5/3। फिर इसमें क्या किया हुआ है? भाग का चिन्ह लगाया हुआ है। यह भी आपका बोर्ड मास के रूल से होगा। 3/2 प्लस 2/3। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो चलो भाई पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 6 एलसीएम आएगा, 3 त्रिका 9, 5 2 10, 19/6। क्या जाएगा? 19/6। यहां पे करेंगे तो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 9 4 13, 13/6। अब इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो इसको क्या करो कि साइन चेंज करो, गुणा करो, इसको भी क्या करो? पलट दो, 6/13। तो 6 से 6 कट जाएगा, जो उत्तर आ जाएगा क्या जाएगा? 19/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5 सही 1/5 है, तो भिन्न ज्ञात करें। एक हमारे पास में कोई अंक है और एक उसका व्युत्क्रम है, दोनों का योग दिया हुआ है 5 सही 1/5 है। 5 सही 1/5 है। 5 सही 1/5 है, तो हमें उत्तर बताना है 1/5, 1/3, 4, 1/6। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, और अगर आप समझदार हो तो आपको एक बार में समझ में आएगा। जैसे ही प्रश्न देखा, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 और 1/5। और दूसरी चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए कि a का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/a। a का जो व्युत्क्रम होता है या a का इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ a क्या होता है? 1/a होता है। a अगर अंक है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a। a का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/a। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये तो ऑलरेडी a + 1/a लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? a + 1/a। ऑलरेडी पहले से ही ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है a + 1/a लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे संख्या या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए। इसका व्युत्क्रम ये होता है और इसका व्युत्क्रम ये होता है। तो संख्या या तो 5 होनी चाहिए या तो 1/5 होनी चाहिए। तो 5 आपका प्रश्न में दिया नहीं है, दिया क्या है? 1/5। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/5 ऐसी संख्या है, 1/5 संख्या हो गई। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या जाएगा? 5। तो 5 और 1/5 का सम कितना हो जाएगा? 5 सही 1/5। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में हमें क्या बताना है? निम्न में से एक विषम भिन्न को चुने। हमें क्या बताना है? ऑड फ्रैक्शन। फाइंड द ऑड फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें क्या बताना है कि जो भी हमारे पास में फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसमें से ऑड फ्रैक्शन कौन सा है? अलग वाला फ्रैक्शन, अलग तरीके से जो फ्रैक्शन है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या है? सारे फ्रैक्शन को लिख के देखना होगा कि क्या समानता है फ्रैक्शन में और कौन सा एक ऐसा फ्रैक्शन है, कौन सा एक ऐसा भिन्न है जो बाकी से अलग है। क्या लिखा हुआ है? 15/20। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 या 15, 3/4 आ गया। अगला क्या लिखा हुआ है? 48/60। ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा तो किससे काट सकता हूं? 6 × 48, 6 दाम में 60, 8/10, 4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, या 12 से सीधे सीधे काट सकते हैं। 12 × 4 = 48, 12/5 = 60। ठीक है, आगे दिया हुआ है 21/28, 7 से काट सकते हैं। 7 × 21, 7 × 28, 3/4। अगला दिया हुआ है 75/100, 75/100। ये सभी को मालूम होगा, ये क्या हो जाएगा? 3/4। 25 से काट देंगे तो क्या जाएगा? 3/4। तो आप देखो सारी जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही? 3/4, 3/4। एक ही फ्रैक्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू आ रही है 4/5। तो जो फ्रैक्शन अलग आ रही वही क्या है? आपका ऑड फ्रैक्शन है, विषम, अलग है, बाकियों से अलग है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 48/60। जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, 48/60। तो 2016-2017 में जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। और
सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। आपके पास में और भी अगर सवाल है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत कराता रहूंगा। ये कॉन्सेप्ट के साथ में इतने सवाल थे और आगे हम और भी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो और भी सवाल आपको देंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में बने रहिए। और अगर आपको एनटीपीसी क्लियर करना है तो हर दिन आप 12 बजे, यहाँ पर 12 बजे लेक्चर लगता है, मंडे टू सैटरडे आप मैथ की क्लास यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम आपको, बेसिक से लेके सारे लेवल जो आपके प्रीवियस ईयर में आए सब करा देते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। पहले एक बार में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अगर हमने एक बार लगा लिए तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, कि हमें लग जाएगा अरे हम प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं तो सभी कुछ लगा सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि हम अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर सपोज करो एग्जाम अपना लेवल बढ़ाती है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, कैसे टैकल करोगे। तो पहले एक लेयर में हम क्या करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर और अच्छे अच्छे सवाल जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, तो उसमें आपको नए नए सवाल में दूंगा, नए नए सवाल, अच्छे लेवल के सवाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलते हैं। कल आप ध्यान रखेंगे सैटरडे को आपका नंबर सिस्टम पे 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। 30 से 40 मिनट में 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।